है ना लाइव। चलिए, तो देखिए ज्योतिष, एक मिनट, ठीक हो गया। तो जो ज्योतिष वेदांग है, ज्योतिष वेदांग को लिखने वाले कौन है? ज्योतिषी को लिखने वाले हैं लगध मुनि। इसको किसने लिखा है? लगध मुनि ने लिखा है। ठीक है, ज्योतिषी को। इसमें क्या जानकारी मिलती है? किसी भी प्रकार का वैदिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखो, अनुष्ठान करने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन, अनुष्ठान हेतु ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्या? शिक्षा। शिक्षा से, इसको वामज्य ऋषि ने लिखा है। ठीक है, इसको वामज्य ऋषि ने लिखा है। शिक्षा में क्या है? जो भी शब्दों का सही उच्चारण विधि जानने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण विधि बताया गया है इसमें। लिखो, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण किससे हम लोग जानते हैं? शिक्षा से जानते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है व्याकरण। तो व्याकरण के लिए क्या है? कौन लिखे हैं व्याकरण? पाणिनि। पाणिनि ने लिखा है ना संस्कृत का पहला व्याकरण, अष्टाध्यायी के नाम से। तो इसमें क्या जानते हैं हम लोग? व्याकरण में क्या जानते हैं? क्या है? व्याकरण में क्या पढ़ते हैं आप लोग? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज क्या है? व्याकरण है। व्याकरण तो है ही, तो व्याकरण में क्या समझते हैं आप लोग? ग्रामर किस लिए पढ़ते हो? संधि का उपयोग करने के लिए। अरे यार, वेदों की रचना के नियम को जानने हम्म। के लिए। ठीक है ना, नियम कानून को जानने के लिए। कुछ भी लिख दोगे क्या? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि नहीं जानोगे, समास नहीं जानोगे, छंद, रस, अलंकार, ये सब चीज नहीं जानोगे, तो आप लोग काव्य की रचना नहीं कर सकते। तो वेदों की रचना के नियम और कानून किसमें है? व्याकरण में है। ठीक है, उसके बाद अगला है निरुक्त। निरुक्त के लेखक हैं यास्क ऋषि। ठीक है, निरुक्त में क्या होता है? जो शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है उसके बारे में जानकारी है। शब्दों की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की जानकारी है किसमें? निरुक्त में। और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, निरुक्त किससे संबंधित है करके। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था अनुष्ठानों के ग्रह नक्षत्रों की जानकारी, वैदिक स्वरों के शुद्ध आचरण के लिए, और पद्यों को सूत्रबद्ध करने के लिए, या विधि नियम के लिए, या तो फिर शब्दों की उत्पत्ति। तो इसमें शब्दों की उत्पत्ति आंसर था। ठीक है, तो ये सब चीज को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। सर, कल्प, ये कल्प। नाम क्या हम्म, लिखे हैं निरुक्त में? यास्क, या में बड़े या की मात्रा या, अधस क, यास्क। ठीक है, उसके बाद कल्प। कल्प को लिखने वाले हैं गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। ठीक है, तो कल्प में क्या है? कल्प में जितने भी कर्म कांड होते हैं उनके विधि नियम है। इसमें भी है ना, कर्म कांडों के विधि नियम, कर्म कांडों के विधि नियम है किसमें? कल्प में। हम्म। उसके बाद छंद। छंद के लेखक हैं कौन? पिंगल ऋषि। ठीक है, तो छंद में क्या है? पद्यों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद शास्त्र की रचना की थी किसने? पिंगल ऋषि ने। ठीक है, तो लिखो, पद्यों को सूत्रबद्ध करने की विधि, सूत्रबद्ध करने की विधि। तो अब इतना में दिमाग में आ जाएगा आप लोगों के, छंद शास्त्र के लेखक कौन है? पिंगल ऋषि। ठीक है, और व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि, अष्टाध्यायी। ठीक है, और ज्योतिष के लेखक कौन है? लगध मुनि। इन्होंने वेदांग ज्योतिष करके पुस्तक लिखा था। ठीक है, वेद का अंग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। तो ये छह आप लोगों के आखिरी वेदांग हैं, इसको याद करके रखेंगे। एक एक चीज को कौन लिखा है, किसको नेत्र, तो देखो ज्योतिषी। अब इसको याद करने के तरीका, नेत्र है, पैर है, कौन सा कान है, कौन सा मुख है। तो देखो ज्योतिष, आप लोग ग्रह नक्षत्र को किससे देखते हो? आंख से देखते हो ना, आंख से ही तो देखते हो ग्रह नक्षत्र को। तो आंख से देखोगे तो क्या होगा? नेत्र होगा, ग्रह नक्षत्र नेत्र होगा। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा के लिए क्या करते हो?
वो नाक है समझो। जो व्याकरण है उसको मुख से पढ़ते हो व्याकरण को, तो व्याकरण मुख है समझो। निरुक्त, शब्दों को किससे सुनते हो? कान से सुनते हो, तो निरुक्त क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा, ठीक है। और छंद, मतलब कभी भी छंदबद्ध काव्य होता है तो पैर में घुंघरू उंगरू लगा के नाचते हैं, इस टाइप के याद रखो। तो छंद का क्या होगा? पैर होगा। छंद को क्या बोलेंगे? पैर। और कल्प को क्या बोलेंगे? हाथ बोलेंगे, क्योंकि कल्प में कर्म कांड की विधि है, और जितने भी कर्म कांड है उसको हाथों से किया जाता है। इस कुछ भी ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 वेदांग, इसको पूरा याद कीजिएगा। उसके बाद अगला आता है आप लोगों का पुराण। वेदांग के बाद अगला है पुराण। पुराण टोटल कितने पुराण हैं? 18 18। पुराण हैं, ठीक है। तो पुराण क्या होता है? पुराण क्या है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध एक संकलन है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? पुराण। तो इसको लिख लो, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध संकलन। कथाओं का क्रमबद्ध संकलन क्या कहलाता है? पुराण कहलाता है, ठीक है। पुराण के लेखक कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, ठीक है। लोमहर्ष और उनके पुत्र, लोमहर्ष उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये दोनों ने पुराणों को लिखा है, संकलन किया है मतलब। तो इस 18 पुराण में, अच्छा ये पुराणों की भाषा क्या है बोलने से? संस्कृत। इसको भी याद रखना, संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना सारे पुराण। अब इस 18 पुराण में 18 के 18 पुराण को याद करने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें मुख्य रूप से 4 पुराण को याद रखना है, बाकी पुराण को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। पुराण ब्रह्म पुराण, भैया पद्म पुराण, विष्णु पुराण, हाँ। ये लोमटन क्या लिखे? लो पुत्र क्या लोमहर्ष लिखे? है, समझ। हर्ष। लोमहर्ष, लोमहर्ष। और पीछे हो जाते हो तुम लोग। और उनके पुत्र लोमहर्ष। उग्रश्रवा, उग्रश्रवा। हम्म। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा लिखा हूं, ठीक है। हम्म। चलो, तो हमको कुल 18 पुराणों में से 4 पुराण को ढंग से याद रखना है। पहला क्या है? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। दूसरा मत्स्य पुराण। तीसरा वायु पुराण। और चौथा अग्नि पुराण, क्योंकि इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो जो विष्णु पुराण है, और इससे क्या चीज की जानकारी मिलती है? तो इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश, ठीक है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और अग्नि पुराण में प्राचीन कृषि और लोकतंत्र, जो प्राचीन काल में जो लोकतंत्र था उसकी जानकारी मिलती है ना, प्राचीन लोकतंत्र और कृषि की जानकारी मिलती है, ठीक। तो एक तरीका से कुछ ट्रिक बना के याद करो। जैसे विष्णु पुराण, तो मौर्य वंश में विष्णु भगवान को ज्यादा मानते थे, ऐसा मान के चलो। हालांकि गुप्त वंश में विष्णु भगवान का महत्व ज्यादा था, लेकिन ट्रिक बना लो कि मौर्य वंश में विष्णु भगवान का ज्यादा महत्व था, उसी समय से पूजा पाठ शुरू हुआ था। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और सातवाहन, इसको आंध्र सातवाहन वंश बोलते हैं ना, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के आसपास था। तो आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे में है, तो वहां पे मछली ज्यादा मिलता है ना। तो सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण याद रखो, ठीक है, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के पास था, आंध्र सातवाहन। और वायु क्या होता है? गुप्त होता है। वायु किसी को दिखता है? नहीं दिखता है, तो इसीलिए वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, इसको याद रखो। और अग्नि पुराण, जो भी कृषि से हम लोग अनाज उत्पन्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको आग से ही पकाते हैं ना, आग से पका के खाते हैं। तो कृषि की जानकारी हमें किससे मिलती है? अग्नि पुराण से मिलती है। इस तरीके से इसको ट्रिक बना के याद कर लो, चारों को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, उस समय विष्णु भगवान का पूजा करते थे मानो। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश के आसपास था, जो कि समुद्र के किनारे है, इसलिए वहां मछली ज्यादा मिलेंगे। तो मत्स्य पुराण आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र सातवाहन। वायु गुप्त होता है, दिखता नहीं है, इसलिए गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में। और कृषि से संबंधित जितने भी अनाज उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग आग में पकाते हैं, इसलिए अग्नि पुराण में कृषि और
लोकतंत्र की जानकारी। इतना में क्लियर है? कोई दिक्कत पुराणों में? नो। इतना में याद हो जाएगा ना? बस ये चार हाँ। पुराणों को याद रखना है, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूत्र साहित्य। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला है सूत्र साहित्य। ठीक है। सूत्र साहित्य, ये क्या होता है सूत्र साहित्य? ये कुल मिला के जितने भी नियम कानून हैं उन सब का एक संग्रह है। ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के, क्या बोलना चाहिए, भाषा, दर्शन, कानून, उस समय में जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन सबको संहिताबद्ध करके लिखा गया है। ठीक है। तो इसको ये लिख लो, सारगर्भित वाक्यों का संग्रह। सारगर्भित वाक्यों का संग्रह जो विभिन्न विषयों, अब इस विषय में क्या क्या आ जाएगा आपका? दर्शन, ठीक है, भाषा, उस जमाना के कानून उस समय के, और धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे, धार्मिक अनुष्ठान पर जो भी ज्ञान थे उसको क्या किया गया है, ज्ञान को संहिताबद्ध किया गया है। संहिताबद्ध किया गया है। ठीक है। ये आप लोगों का सूत्र साहित्य है। तो मुख्य रूप से चार सूत्र साहित्य को याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चार नहीं, कुल तीन सूत्र साहित्य हैं। ठीक है। लेकिन एक सूत्र साहित्य जो है वो स्रोत सूत्र के अंदर में आता है, इसलिए चार बोल दिया था। इसको तीन ही करके याद रखना। एक जो होता है वो क्या है, स्रोत सूत्र। एक होता है स्रोत सूत्र, एक होता है आपका धर्म सूत्र, और एक होता है गृह सूत्र। ठीक है। तो स्रोत सूत्र क्या होता है, इसमें यज्ञ के नियम हैं। ठीक है। यज्ञ संबंधी नियम, यज्ञ संबंधी नियम स्रोत सूत्र में। धर्म सूत्र में क्या है, जो भी सामाजिक कर्तव्य है हमारे समाज में, है ना, इंसान जो भी रहता है मनुष्य, उसका सामाजिक कर्तव्य नियम है। ठीक है, इसमें धर्म सूत्र में। उसके बाद है गृह सूत्र। गृह सूत्र में जो भी घरेलू अनुष्ठान होता है उसका जानकारी है। तो इसको लिखो, घरेलू अनुष्ठान के नियम। ठीक है, घरेलू अनुष्ठान के नियम। तो इसी में क्या होगा, गृह सूत्र में ही 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं ना, उसके बारे में गृह सूत्र में बताया गया है। ठीक है। सामाजिक कर्तव्य के नियम धर्म सूत्र में है। श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम है। तो इसी यज्ञ संबंधी नियम में जो आपका यज्ञ का बनावट है, यज्ञ की रचना, वेदियों का निर्माण, जो भी यज्ञ का वेदी होता है उसका निर्माण, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय, जो आप लोग पढ़ते हो पाइथागोरस प्रमेय गणित में, वो सब स्रोत सूत्र के अंदर में ही एक सूत्र है, क्या, शुल्व सूत्र, उसमें दिया गया है। शुल्व सूत्र में दिया गया है, स्रोत सूत्र के अंतर्गत ही। ठीक है। तो अगर भारतीय गणित का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बोलें तो क्या हो जाएगा, शुल्व सूत्र हो जाएगा ये। ठीक है। शुल्व सूत्र क्या हो जाएगा, भारतीय गणित का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी में पाइथागोरस दिया है यज्ञ की रचना। अब यज्ञ की रचना ऐसे ही तो नहीं कर लेंगे, वो कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा, कितना ऊंचाई होगा, कैसे टेपर होगा, कहाँ पे बैठ के हम लोग वहां पे कुछ भी अनुष्ठान करेंगे तो हाथ की दूरी कितना होगी, बैठने वाले का, जजमान का दूरी कितना होगा, जो ब्राह्मण बैठा है जो करवा रहा है उसका दूरी कितना होगा, ये सब की जानकारी होगी। तो उसके वेदियों का निर्माण सबका, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, भारतीय गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, शुल्व सूत्र है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो सूत्र साहित्य को भी याद कर लेंगे अच्छे से। तीन प्रकार के सूत्र साहित्य, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र। श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम, धर्म सूत्र में सामाजिक कर्तव्य के नियम,
गृह सूत्र में घरेलू अनुष्ठान के नियम। अगर 16 संस्कारों की जानकारी कौन से सूत्र में है बोलने से? गृह सूत्र गृह होगा। सूत्र। और शूल सूत्र कौन से सूत्र का भाग है बोलने से? श्रौत सूत्र का होगा। भारतीय गणित का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बोलने से शूल सूत्र होगा। पाइथागोरस प्रमेय कौन से सूत्र से लिया गया है बोलने से शूल सूत्र होगा। ठीक, चलिए यहां तक लिख लिए। अगला अब देखते हैं महाकाव्य। तो प्राचीन समय में भारत में दो बड़े बड़े काव्य लिखे गए थे। एक काव्य का नाम था क्या? महाभारत। और एक का नाम था क्या? रामायण। चलिए बताइए, रामायण के रचयिता और महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रामायण वेद व्यास, वाल्मीकि, रामायण के वेद व्यास, वाल्मीकि। महाभारत। इनके हैं वेद व्यास और इनके हैं रामायण के वाल्मीकि। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। ठीक है। तो महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं लगभग। और रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसलिए महाभारत को सत सहस्त्री संहिता बोला जाता है। मतलब 100 100, है ना, मतलब 100 100। तो 100 × 100 करोगे तो 1 लाख होगा ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सत सहस्त्री संहिता बोला जाता है। किसको? महाभारत को। और रामायण को क्या बोला जाएगा? चतुर्विंशति संहिता। 24 को चतुर्विंश बोलते हैं ना, तो 24,000 को चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, अच्छा छोटा ही होगा ना, चतुर्विंशति संहिता बोला जाएगा। किसको? रामायण को। क्लियर है? अब देखो महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं? महाभारत में अध्यायों को पर्व में बांटा गया है। ठीक है। तो इसमें टोटल 18 पर्व हैं। ठीक है जी। और इस 18 पर्व में जो गीता का उल्लेख है वो कौन से पर्व में है बताइए? किसी को पता है? ये भीष्म है पर्व में। भीष्म पर्व में। और ये कौन से नंबर का पर्व है? अगर 18 पर्व क्रम से जाएंगे तो भीष्म पर्व 6वें नंबर का पर्व है ना? 6th नंबर का पर्व है, इसको याद रखना। ये इतना बड़ा है कि इसको कभी कभी क्या बोल दिया जाता है? 5वां वेद भी बोल दिया जाता है। 5वां वेद महाभारत को, अथर्ववेद के बाद 5वां वेद महाभारत को बोल दिया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार रामायण में 24,000 है, इसलिए इसको चतुर्विंशति संहिता बोला जाता है। इसमें पर्व है, उसमें भाग हैं। ठीक है। तो इसमें टोटल कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। और सबसे लंबा भाग पूछेगा इसमें तो कौन सा है? इसमें भाग इन मीन्स इसको कांड में बांटा गया है। ठीक है ना। इसमें टोटल 7 कांड हैं। भाग मत बोलिए, इसको कांड बोलिए। टोटल 7 कांड हैं। और इस सभी कांडों में जो लंका कांड है वो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा बोल दीजिए, है ना। सबसे वृहद कांड बोलने से लंका कांड है। ठीक। तो ये दोनों को याद रखिएगा। एक बार पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था, क्या रामायण के लेखक के नाम क्या है बताइए? कोई भी इसको टिक मार सकता था, लेकिन कई लोग तुलसीदास को मार के आ गए थे, है ना। तुलसीदास जी का भी नाम था उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? वाल्मीकि होगा। ठीक है। और महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास। ठीक, क्लियर? हम्म। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। इतना में हमारा वैदिक साहित्य समाप्त होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं पहले बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग बौद्ध साहित्य में देखेंगे बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा थी? पाली। पाली, है ना। जो भी बौद्ध ने अपना जितना भी ज्ञान, जितना भी वक्तव्य दिया है वो कौन से भाषा में दिया है? पाली भाषा में दिया है। ठीक है। और इसमें फिर बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट था, है ना। त्रिपिटक ये उनका ग्रंथ का जो है वो संग्रह है। उसको 3 पिटकों के रूप में संग्रहित किया गया है। ठीक है। तो वो तीनों पिटक के नाम क्या है? पहला है क्या? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा है क्या? विनय पिटक। और तीसरा है क्या?
अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अधीम्म हो गया है ना, ये अभिधम्म पिटक। तो ये तीन पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक से क्या जानकारी मिलती है? तो इससे बुद्ध के उपदेश और विचारों की जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश व विचार, ठीक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित नियम और विधियां, ठीक है। बौद्ध संघ के नियम व विधियां, नियम व विधियां किसमें है? आपके विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक में क्या है? बुद्ध के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या है, ठीक है। जो उसको दार्शनिक रूप से उसमें व्याख्या किया गया है एक एक चीज का, ठीक है। तो इसको लिखो, बौद्ध, बुद्ध के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या, ठीक है। तो ये तीनों पीटकों का नाम याद रखेंगे, और तीनों पीटकों के क्या क्या, उसमें क्या क्या रचनाएं किए गए हैं याद रखेंगे। और सुत्त पिटक में एक चीज और याद रखेंगे, क्या? सुत्त पिटक जो है वो पांच निकाय में टूटा हुआ है, ठीक है। पांच निकाय में बटा हुआ है सुत्त पिटक, कितना में? पांच निकाय में। उन पांचों निकाय का नाम अगर हो सके तो याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सबसे पहले एक है दीर्घ निकाय, ठीक। उसके बाद है मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। फिर उसके बाद है संयुक्त निकाय, ठीक है। और संयुक्त निकाय के बाद अंगुत्तर निकाय। और इसी अंगुत्तर निकाय में ही आपके 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक है। 16 महाजनपद की जानकारी किसमें मिलती है? इस अंगुत्तर निकाय में, जो कि किसका भाग है? सुत्त पिटक का। और आखिरी जो निकाय है वो है खुद्दक निकाय। क्या है? खुद्दक निकाय। और इस खुद्दक निकाय में किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध के संबंधित जिंदगी के बारे में, उनके जातक कथाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहां लिखो जातक कथाएं, ठीक है। तो जातक कथाएं की जानकारी किससे मिलती है? हमें कुंदक निकाय से मिलती है, ठीक है। और महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और सुत्त पिटक टोटल पांच भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुंदक निकाय, ठीक है। इस जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध अपने जन्म के पहले जन्म में क्या क्या थे, ये सब हाइपोथेटिकल कहानियां हैं। तो वो ही क्या है? जातक कथाएं हैं, ठीक है। तो जातक कथाएं के बारे में लिख लेना, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, पूर्व जन्म की कहानियां, ठीक है। तो आपकी जातक कथाओं में ये सब चीज होता है। जैसे जातक कथाएं किससे संबंधित है बोलने से? बुद्ध ने, है ना, बुद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। और आगम साहित्य किससे संबंधित है बोलने से? वो जैन धर्म में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध धर्म से संबंधित इतना ही चीज जानना है हम लोगों को। सर इसमें दीर्घ और दो निकाय, चीज। दीर्घ निकाय के बाद हाँ, क्या बताया सर? दीर्घ निकाय के मध्यम, बाद क्या? मध्यम, मध्यम निकाय बोलते हैं, मध्यम। निया है, निया। निया क्या है? पांचवा वर्ण है ना, पांचवा मतलब पंचम वर्ग का वर्ण है। तो उसका जो व्याकरण से हमारा उच्चारण होगा वो नाक से होगा, है ना। तो मध्यम, वो निया भी ना की तरह सुनाई देगा, मध्यम हो जाएगा। मन्यम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, मध्यम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए उसको मध्यम बोला जाता है। माँ आधन्ना, आधन्य, झा में छोटा एक मात्र जी, माँ, मध्यम निकाय। ये खुद्दक निकाय जो जातक कथा है उसी से मिलती है ना? हाँ, खुद्दक निकाय से जातक कथाएं ली गई हैं। और वो जातक कथाओं में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। और अंगुत्तर हम्म। निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। और दो चीज याद रखेंगे आप लोग, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, क्या? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। इस मिलिंद पन्हो में क्या जानकारी मिलती है? एक
यूनानी राजा था मिनांडर, वो युद्ध करते करते भारत पहुंचा था। ठीक है, तो उसका टक्कर हो गया बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ, और नागसेन के साथ उसका वाद विवाद हुआ बहुत। तो नागसेन उसको हर बातों में उलझा दिया और अपने धर्म को सही साबित कर दिया। तो उससे प्रभावित होकर जो मिनांडर था वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बारे में जानकारी किसमें है? मिलिंद पन्हों में। तो इसमें लिख लो नागसेन और यवन शासक मिनांडर की वार्तालाप लिख लो, है ना। इसमें लिख लो बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मीनांडर का वार्तालाप है इसमें, मीनांडर का वार्तालाप। ठीक है, तो मीनांडर के नाम से ही ये मिलिंद बोल दिया है, नागसेन मीनांडर को मिलिंद बोल दिया है ना। और पन्हो मतलब प्रश्न, तो मिलिंद को किया गया प्रश्न, इस बुक का नाम है। नागसेन के द्वारा मिलिंद को किया गया प्रश्न, ठीक है, जो नागसेन ही लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का मीनांडर के साथ वार्तालाप। तो वो मीनांडर को मिलिंद बोला भारतीय भाषा में, ठीक। तो इसीलिए ये मिलिंद पन्हो हो गया। उसी प्रकार अशोक अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं है? यस नहीं। ठीक है, इस- तो उस समय दो साहित्यों की रचना की गई थी, एक था दीपवंश और एक तो महावंश। दो साहित्य की रचना की गई थी श्रीलंका में। तो श्रीलंका की जो भाषा है वो क्या है? सिंहली है, सिंहली। तो ये दोनों क्या थे? सिंहली साहित्य के अंतर्गत आते हैं, है ना, सिंहली साहित्य के अंतर्गत। ये भी दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है इतना में? चलिए, उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और बुक याद रखेंगे आप लोग। एक थे नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन, ठीक है, जो शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ही क्या दिया था? शून्यवाद दिया था। शून्यवाद के प्रवर्तक है नागार्जुन। इनका दो बुक याद रखना हमेशा, एक शून्यता सप्तति और एक माध्यमिक कारिका। ठीक है, इसको क्या रखेंगे? माध्यमिक कारिका एक बुक का नाम है, और दूसरे बुक का नाम क्या है? शून्यता सप्तति, क्योंकि ये शून्यवाद के खुद प्रवर्तक हैं, है ना। तो शून्य से संबंधित बुक शून्यता सप्तति और माध्यमिक कारिका, ये दोनों नागार्जुन के साहित्य हैं। ठीक है, ये लिखे हैं नागार्जुन। और ये नागार्जुन क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक नहीं, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे नागार्जुन। ठीक है, उसके बाद एक लेखक थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष के बारे में कुछ कुछ जानना है। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र, ठीक है, और सौंदरानंद, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण, इसको रट लीजिए पूरा। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन के बारे में पुस्तक लिखा है बुद्ध चरित्र। ठीक है, और एक लिखा है सौंदरानंद और एक लिखा है सारीपुत्र प्रकरण। ये तीनों याद रखेंगे। तो बौद्ध साहित्य में केवल इतना ही याद रखिए बस अभी। ठीक, दीपवंश महावंश क्या है, माध्यमिक कारिका और शून्यता सप्तति कौन लिखा है, त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, उसमें खुंदक निकाय है, मध्यम निकाय है, दीर्घ निकाय है ना, खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय में जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, और हाँ एक चीज और, ये जो सूत्र पिटक है इसको बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। सूत्र पिटक को बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं?
डिक्शनरी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में हर चीज दिया हुआ है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको बोला जाता है? सुत्त पिटक को बोला जाता है। ठीक। तो यहां तक बौद्ध साहित्य में कोई दिक्कत परेशानी? इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा बौद्ध साहित्य में आप लोगों का। अब फिर वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म अलग से, तो बौद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कहाँ घोड़ा छोड़े थे, कहाँ पे उनका घोड़ा का नाम क्या था, हाँ उनका बचपन का नाम क्या था, उनके बेटे का, उनकी पत्नी का, उनके प्रथम शिष्य, और निरंजना नदी के किनारे कौन पाया था बुद्धि, है ना, कौन से पेड़ के नीचे, वो सब चीजों को हम लोग बौद्ध धर्म को जब विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग जैन साहित्य। जैन साहित्य। तो जैन साहित्य की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। क्या? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को ऑप्शन देता हूं मैं, क्या कहा जाता है? प्रथम प्राकृत भाषा, द्वितीय प्राकृत भाषा, तृतीय प्राकृत भाषा, इनमें से कोई नहीं, बताओ। द्वितीय प्राकृत भाषा। द्वितीय प्राकृत भाषा बोला जाता है। प्रथम प्राकृत भाषा पाली को बोला जाता है, ठीक है। प्रथम लोक भाषा भी पाली को बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ कुछ चीजों को डायरेक्ट याद करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। कल्प सूत्र की रचना लिखे थे आचार्य भद्रबाहु ने, जो जैन धर्म के मानने वाले थे, भद्रबाहु। तो इसमें कल्प सूत्र में जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वो मिलता है हमको, ठीक है। प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से मिलता है, जिसकी रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने लिखा किया था। उसके बाद आता है आपका भगवती सूत्र, ठीक है। इस भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जनपदों की जानकारी किसमें? भगवती सूत्र में। जनपदों की जानकारी मिलती है भगवती सूत्र में, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या याद रखेंगे? अच्छा, इसमें एक याद रखेंगे, पौमचरियु। पौमचरियु करके याद रखेंगे, ठीक है। ये पौमचरियु रामायण का जैन वर्जन है, ठीक है। तो लिखो इसको, रामायण का जैन वर्जन, रामायण का जैन संस्करण है पौमचरियु, ठीक है। और इस पौमचरियु के लेखक कौन है? कवि स्वयंभू। कवि स्वयंभू हैं, ठीक है। ये पौमचरियु आ सकता है, पौमचरियु रामायण का जैन वर्जन है। उसी प्रकार रामायण का बौद्ध संस्करण बोलेंगे तो उसको बौद्ध में लिखाना था। यहाँ दशरथ जातक, दशरथ जातक यही लिख लो, रामायण का बौद्ध संस्करण। रामायण का क्या है ये? बौद्ध संस्करण है, ठीक है। और ये पौमचरियु जो है वो किसमें लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जबकि दशरथ जातक किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये चीज पूछ सकता है, रामायण का जैन वर्जन क्या है, रामायण का बौद्ध वर्जन क्या है? तो बौद्ध वर्जन में तो उनके पापा के नाम पर है, दशरथ जातक। और पौमचरियु प्राकृत भाषा में जैन वर्जन है रामायण का, उसको कवि स्वयंभू ने लिखा है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जैन साहित्य भी खत्म होता है आप लोगों का। जैन साहित्य में अभी इतना ही याद रखते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं लौकिक साहित्य, ठीक है। लौकिक साहित्य मतलब अब वास्तविक जीवन में जो जो साहित्य है जिसको हम लोग पढ़े हैं, जो समझ रहे हैं, और जो वास्तव में महाजनपद काल के बाद से वास्तविक जीवन की जानकारी थे, ये सब तो क्या है? कहानियां हैं। इसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना है कि नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। कहानी बना दिए, पढ़ दिए, अब उस तरह से जीवन चला उनका तो मान लिए, तो ये सब धार्मिक रचनाएं थी। अब हम लोग देखेंगे वो है क्या? लौकिक साहित्य। तो लिखिए अगला, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। तो अब लौकिक साहित्य में सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या? अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? मौर्य चाणक्य। शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति अरे महामंत्री चाणक्य ने लिखा था, ठीक है।
चाणक्य। चाणक्य का और नाम क्या था? विष्णुगुप्त। प्लूटन। और क्या था? कौटिल्य, है ना, ये तीनों नाम था। ठीक है। तो इन्होंने ही क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र में किस चीज की जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। ठीक है। मौर्य के समय में वास्तव में लोगों का जीवन कैसा था? तो मौर्यकालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, राजनैतिक जीवन की जानकारी, ठीक है, किससे मिलती है? आपके अर्थशास्त्र से। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, इसको किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। कल्याण। ठीक है, कल्हड़ ने लिखा था। इससे क्या चीज, अच्छा एक चीज और, अर्थशास्त्र कौन से भाषा में लिखा गया था बोलने से? संस्कृत में लिखा गया था ना। उसी प्रकार राजतरंगिणी भी किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो इससे क्या चीज की जानकारी मिलती है? इससे इतिहास की जानकारी मिलती है। किसके? कश्मीर की। ठीक है, इसको लिखिए, कश्मीर के इतिहास की जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है। और भारत में क्रमबद्ध इतिहास जानने का प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो यही है, राजतरंगिणी। तो यहीं से भारत में क्रमबद्ध इतिहास की प्रथम पुस्तक, बोल दो, इतिहास की प्रथम पुस्तक क्या है आप लोगों का? राजतरंगिणी है। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद अगला बुक देखते हैं हम लोग, चचनामा। तीसरा बुक है क्या? चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है, किसी को पता है? अली अहमद। अली अहमद। मदर अहमद। ठीक है, अली अहमद। अली अहमद क्या थे, कौन थे, कब आए थे, किसके साथ आए थे? मोहम्मद बिन कासिम के ये चारण कवि थे। ठीक है ना। तो इसमें जब 712 एडी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत में, कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण की जानकारी, मोहम्मद बिन कासिम की आक्रमण की जानकारी चचनामा से मिलता है। ठीक है। इसके लेखक अली अहमद हैं। इसी में मोहम्मद बिन कासिम कौन से एरिया को जीता था? सिंध विजय, सिंध को जीता था, है ना। तो सिंध विजय की जानकारी, जानकारी किनकी? अरबों की, अरबों की सिंध विजय की जानकारी। चलिए एक चीज बताइए, जैसे मैं इस टाइप का तीर लगाया तो ये कौन सा तीर कहलाता है? मान लीजिए मैं कुछ लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ लिखना था वो मैं भूल गया, तो उसको तीर लगा के ऐसे लिखूंगा तो ये कौन सा विराम चिन्ह कहलाएगा? हंस पद। क्या कहलाएगा? हंस पद विराम चिन्ह हंस कहलाएगा। पद। ठीक है, गुड, हंस पद कहलाता है। ठीक है। टोटल कितने विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में? 20 विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो और ये जब अरबी लोग लिखे हैं तो ये कौन सी भाषा में होगी? फारसी भाषा में। ठीक है। फारसी। तो ये चचनामा कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। ठीक। टोटल 3 बुक हो गए। कौन कौन से बुक? पहला अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा है, दूसरा राजतरंगिणी जिसे कल्हड़ ने लिखा है, तीसरा चचनामा जिसे अली अहमद ने लिखा है। वो दोनों संस्कृत में थे, चचनामा फारसी भाषा में है। अब अगला देखिए, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को लेखक कौन है, किसने लिखा है? पाणिनि। ठीक पाणिनि। है। ये क्या है अष्टाध्यायी? क्या चीज है? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ। ठीक है। ये किस समय की जानकारी देता है हमें अष्टाध्यायी? मौर्य के पूर्व और मौर्य युग, ये महापद्मनंद के समय से लेके घनानंद तक के, और घनानंद से लेके चंद्रगुप्त मौर्य तक की जानकारी देता है। तो
अब नंद वंश को हम लोग क्या लिखेंगे, मौर्य पूर्व लिख लो। मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन, मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी, राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। ठीक है, इससे हमको अष्टाध्यायी से मिलती है, और ये संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ तो है ही। ठीक है, उसके बाद पांचवा ग्रंथ लिखिए गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, इसी को क्या बोलते हैं, गर्ग संहिता भी बोल दिया जाता है। ठीक है, गार्गी संहिता को कहीं कहीं गर्ग संहिता भी बोल दिया जाता है। तो गर्ग संहिता के लेखक कौन है, कात्यायन ऋषि। सर म्यूट कर दीजिए ना। कात्यायन। भैया आवाज समझ नहीं आ रहा, हाँ, कोई बात कर रहा है। एक सेकेंड। सोनी है शायद। अरे एक सेकेंड ना, म्यूट करो, किसका है। सोनी का है शायद। चलो, गार्गी संहिता के लेखक कौन है, कात्यायन है। ठीक है ना, ये एक ज्योतिषी से संबंधित पुस्तक है। गार्गी संहिता किससे संबंधित पुस्तक है, ज्योतिषी से संबंधित है ना, तो एक ज्योतिष शास्त्र है। और इसमें हमें क्या जानकारी मिलता है गार्गी संहिता से, यवनों के आक्रमण की जानकारी, यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलता है इससे। ठीक है, गार्गी संहिता से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, महाभाष्य। टाइप करके बता रहा हूं ना, क्योंकि इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। गार्गी संहिता में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, कूणों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण, यवनों के आक्रमण। तीनों के आक्रमण बोल देगा तो कैसे करोगे, यवनों के आक्रमण। चचनामा से किसकी जानकारी मिलती है, तो उसमें भी तीनों बोल देगा तो किसको बोलोगे, अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो इसलिए इसको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। बाकी सब बुक का एक लिस्ट दे दूंगा, पूरा याद कर लेना उसको। ठीक है, चलिए महाभाष्य, इसको किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि ने। ये महाभाष्य एक टीका है, टीका। ठीक है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा गया है, पाणिनि के अष्टाध्यायी को लेकर इसमें एक टीका लिखा गया है। उसी टीका का नाम क्या है, महाभाष्य है। ठीक है, तो इसमें किसकी, पतंजलि किसके मित्र थे, पुष्य मित्र शुंग के थे, है ना। पुष्य मित्र शुंग के मित्र थे ये। और ये एक प्रकांड पंडित और ब्राह्मण थे। इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है ना, तो ये भी पूछता है कि किस शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। कब कराया था, जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को फिनिश करके अपना राज्य स्थापना किया था। ठीक है, तो चलो उसको तो छोड़ो, महाभाष्य से कौन से वंश की जानकारी मिलती है बोलने से, शुंग वंश की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है, तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है, किससे, पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है, और ऐसे तो न जाने कितने सारे बुक हैं यार, उस सबको आपको याद करना पड़ेगा अपने से। ठीक है, तो मैं उसका लिस्ट दे दूंगा, उसको आप लोग याद कर लेना, सबको कितना लिखाते रहूंगा। मैं बोल देता हूँ, अब उससे उतना डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, उसमें केवल बुक का नाम जानना है और उसके लेखक का नाम जानना है खाली। ठीक है, तो मैं बोलते जा रहा हूँ कुछ कुछ चीजों को, अगर लिख पाओगे तो लिखना, नहीं तो मैं उसका लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें देखिए एक लेखक है भारवी। भारवी ने क्या लिखा था, कीर्तार्जुनियम लिखा था। ठीक है, वो पल्लव राजा सिंह विष्णु के समकालीन थे। ठीक है, भारवी। तो भारवी के लेखक पुस्तक का नाम क्या है, किरीटार्जुनियम। उसी प्रकार से दंडी, वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के दरबारी थे। कौन, दंडी। तो दंडी ने क्या लिखा था, 10 कुमार चरितम। ठीक है, उसी प्रकार गुणाढ्य, गुणाढ्य थे वो क्या थे, सातवाहन राजा हाल के थे वो, दरबारी कवि। तो गुणाढ्य ने क्या लिखा था, वृहत कथा लिखा था। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था, पंचतंत्र लिखा था। जो पंचतंत्र की कहानियां जानते हैं ना, वो किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था। उसी प्रकार देखिए गुणाढ्य ने बृहत कथा लिखा था। एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा देता हूँ, इसमें डाउट होता है। जो गुणाढ्य है, इसने लिखा था खाली बृहत कथा। और ये गुणाढ्य कौन थे, सातवाहन शासक हॉल के दरबारी थे। सातवाहन शासक हॉल, हॉल के दरबारी थे। ठीक है ना, दरबारी। तो इन्होंने क्या लिखा था, बृहत कथा लिखा था गुणाढ्य ने। लेकिन अगर
वृहत कथा मंजरी बोलेगा, वृहत कथा मंजरी, तो मंजरी जुड़ जाएगा। तो मंजरी किसने लिखा था बोलने से याद रखना, क्षेमेंद्र ने लिखा था। ये दोनों डाउट वाले हैं इसलिए बता दिया। गुणाढ्य ने बृहत कथा लिखा था और क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखा था। ठीक है। और स्वयं जो हॉल थे, हॉल ने भी एक बुक लिखा है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। ये सातवाहन शासक थे, है ना, ये भी साहित्य को बहुत शरण देने वाला था, संस्कृत का ये भी अच्छा खासा ज्ञाता था। तो हॉल ने क्या बुक लिखा है, गाथा सप्तशती लिखा है। ठीक है। उसी प्रकार और क्या क्या बोले, विशाख दत्त, है ना, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। और मुद्रा राक्षस में क्या है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन है। ठीक है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। और उसी समय देवी चंद्रगुप्तम भी लिखा है विशाख दत्त ने। उसके बाद जो वाकाटक राजा थे प्रवर सेन द्वितीय, वो सेतुबंध नामक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है। पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है। पल्लव शासक जो महेंद्र सेन थे उन्होंने मत्त विलास प्रहसन लिखा है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार ना, इसको लिख लीजिए। जो पल्लव शासक महेंद्र सेन वर्मन है, महेंद्र से सॉरी महेंद्र वर्मन प्रथम, ये कौन है, पल्लव शासक हैं। ठीक है, पल्लव शासक। इनके बुक का नाम पूछा है मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन। ये एक बार आ चुका है पीएससी में, इसको याद रखेंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम के बुक का नाम क्या है, पल्लव शासक थे तो ये। अब अभी वहां पे वेदांग में पढ़े थे हम लोग, नाट्य शास्त्र को कौन लिखा है, पिंगल मुनि ने लिखा है। ठीक है ना। वात्सायन ने क्या लिखा है, कामसूत्र लिखा है। ठीक है। उसी प्रकार बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है। बाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। राजा हर्षवर्धन जो उज्जैन के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। उन्होंने क्या लिखा था, हर्ष चरित्र। और स्वयं हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तक लिखा है, कौन कौन सा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। उसी प्रकार अमर सिंह ने क्या लिखा है, अमर कोश लिखा है। ठीक है। उसी प्रकार भर्तृहरि ने क्या लिखा है, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक लिखा है। ठीक है। और क्या है, भास्कराचार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञ थे ना, इन्होंने क्या लिखा है, लीलावती, लीलावती। और ये लीलावती किससे संबंधित है, गणित से संबंधित पुस्तक है ना, गणित से संबंधित बुक है लीलावती, इसको भास्कराचार्य ने लिखा था। उसके बाद हाल, हाल ने गाथा सप्तशती लिखा था, ये बता दिया मैं, स्वयं सातवाहन शासक थे। उसके बाद राजशेखर, राजशेखर कौन थे, कन्नौज के राजा जो प्रतिहार राजा थे महेंद्र पाल, उनके दरबारी कवि थे। कौन, राजशेखर। उन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा लिखा था। ठीक है, किसने, राजशेखर ने। उसके बाद चंद्रगुप्त बोलता हूँ, चंदबरदाई, चंदबरदाई, ये कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये क्या कहलाता है, भारतीय इतिहास में प्रथम खंड काव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसने की थी, चंदबरदाई ने की थी। इसमें पृथ्वीराज द्वितीय की तृतीय सॉरी पृथ्वीराज तृतीय जो हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ते हैं 1191 में और 1192 में। 1191 में ये उनको हराते हैं और छोड़ देते हैं, जबकि 1192 में वो इनको हराता है और उसके बाद वो नहीं छोड़ता है इनको। ठीक है। चलिए, उसके बाद जगनीक, जगनीक थे एक, उन्होंने आल्हा खंड लिखा है ना, आल्हा खंड। ये कौन थे, जगनीक महोबा के राजा परमर्दी देव के उनके दरबारी कवि थे। तो मैं इसका पूरा लिस्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग पूरा इस लिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे अब विदेशी यात्रियों के बारे में, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है। अब कौन कौन से विदेशी यात्री थे, यूनानी रोमन थे जो यूनानी आक्रमण के समय आए थे, फिर अरबी आक्रमण के समय अरबी यात्री थे। उसके बाद चीन से जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए महायान शाखा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पढ़ने आए थे, जैसे कौन कौन, हायान, वेनसांग, संयुगन, ये सब आए थे। ठीक है। उसके बाद अन्य लेखक जो इधर उधर से आए थे, जैसे तिब्बत से आए थे तारानाथ, इटली से आए थे मार्को पोलो, है ना,
तो इनके बारे में एक एक करके कल हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, जितना आज पढ़े। और थोड़ा क्लास को अटेंड करने में उत्सुकता दिखाइए, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग के भरोसे में ही मत रहिए। सब लोग बस मैसेज कर रहे हैं, सर रिकॉर्डिंग दीजिए, रिकॉर्डिंग दीजिए, रिकॉर्डिंग दीजिए। आप लोगों को लाइव क्लास लेने में क्या दिक्कत होता है? हाँ, लाइव क्लास लीजिए सब लोग। और इस टाइप का ऐसे में मजा नहीं आता ना, सबको मैं कितना कॉपी पेस्ट कर करके उसी चीज को भेजते रहूंगा रिकॉर्डिंग को। अपना खुद से सिंसियरिटी दिखाइए। जब मैं अपना टाइम दे के आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप उतना समय दे के नहीं पढ़ सकते क्या अपना? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सर थोड़ा सा सीरियस रहेंगे। जियोग्राफी का थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, बाकी का भले ही मत दीजिएगा। नहीं, रिकॉर्डिंग मैं सबका अवेलेबल करा दूंगा, दिक्कत उसका नहीं है, लेकिन आप लोगों की तरफ से सिंसियरिटी नहीं है ना उस लेवल का। कई लोग तो फ्री है बोल के कोई कंबल ओढ़ के देख रहा होगा अभी, कोई बच्चों को खिला रहा होगा और देख रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा देख रहा होगा। या तो फिर रिकॉर्डिंग मांगेंगे, कम से कम 25 से 30 लोग तो रिकॉर्डिंग मांगते हैं मेरे को। सर रिकॉर्डिंग दे दीजिए, रिकॉर्डिंग दे दीजिए। अब 2 दिन में हैंड रिटन नोट्स दे दिए तो हैंड रिटन नोट्स दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है, खुद से जब तक मेहनत नहीं करोगे, मतलब वो लोग सिंसियर है ही नहीं पढ़ने में। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सिंसियरिटी दिखाइए और अपना देखिए। बताइए इस लेवल का, इसमें कुछ कमी लग रहा है आप लोगों को? इसमें कुछ कमी है? ऐसा चीज जो छूट रहा है लग रहा है आप लोगों को, कि जितना नो जानते हो सर। उससे कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज मिल रहा है? बताओ। कभी पढ़े थे वेदांग में नाक, कान, आंख, मुंह, पैर, हाथ नहीं। किसको बोलते हैं बोल के, वेदों का कौन इसको लिखा है? इसको हम्म, पढ़े थे? बस रट दिए थे 6 वेदांग होता है, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, उसूल, ये सब चीज पढ़ के निकल लिए थे। एक एक वेदांत का क्या अर्थ है, तो थोड़ा डीप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा, बोरिंग भी लग सकता है क्लास। लेकिन अभी जब बोरिंग लगेगा तो बाद में जब रिजल्ट देगा ना, जब आ जाएगा क्वेश्चन की बताओ शिक्षा को वेद का क्या कहा जाता है, आंख, कान, नाक, मुंह, तो मुंह को पकड़ के आंख से आंसू निकाल के बैठ दोगे, है ना। फिर बोलोगे एक नंबर के लिए चुक गया, चुक गई। तो वो चीज नहीं होना चाहिए ना। तो उसको अभी से क्लियर हो जाएगा, तो उस दिन यही एक नंबर आप लोगों को दूसरों से लगभग 100 150 रैंक आगे ले जाएगा। तो उस चीज को थोड़ा समझने का कोशिश करो आप लोग। इस चीज में कुछ कमी है तो या फिर बताओ ये चीज कम हो जा रहा है सर करके, और कंटेंट भर दूंगा। लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है, मेरे को पता है इतना कंटेंट में आप लोगों का मोर देन सफिशियंट हो जाएगा ये। वनडे एग्जाम को ऐसी उड़ाओगे, ऐसी पता नहीं चलेगा आप लोगों को, अरे ये भी पढ़ी हूँ, अरे वो भी पढ़ा हूँ, ऐसा लगेगा आप लोगों को। क्योंकि कोरिलेटेड, एक चीज से दूसरा चीज, दूसरा चीज से तीसरा ये रिलेट करके पढ़ाने का टेक्निक थोड़ा अलग है मेरा, तो उस चीज का फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो थोड़ा क्लास को लिया कीजिए, है ना। और रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा, मेरे को क्या कोई उसमें खर्चा तो लग नहीं रहा है मेरा। लेकिन थोड़ा अपने तरफ से भी आप लोग सिंसियरिटी दिखाइए थोड़ा, ठीक है। चलिए फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं आज का। ठीक लग रहा है क्लास? ठीक है, थैंक यू फ्रीक्वेंसी सो ठीक है जी। लिखाने का पढ़ाने का? हाँ। जी सर सर। सही है। चलिए तो फिर क्लास डेली अटेंड कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स बनाइए, मेरे नोट्स के ऊपर में डिपेंड मत रहिए आप लोग, ठीक है ना। बाकी खैर जो भी कमी बेसी होगा उसको मैं पूरा करूंगा। इस चीज की कमी है सर बोलोगे, मैं नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होगा मैं उसको आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। जी चलिए सर। ठीक है फिर, गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं गुड फिर मॉर्निंग। ज्योग्राफी की क्लास में। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। ठीक है सर।